मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। दादाजी का बहुत बड़ा घर था। सभी चाचा, बड़े पापा की फैमिली उसी घर में रहती थी। सबके अलग-अलग कमरे थे। दादाजी तो इंतकाल कर चुके थे, लेकिन घर पर बड़े पापा का हुक्म चलता था। अब भी हमारे घर में एक टेबल पर पूरी फैमिली खाना खाती थी। मेरे पिता 4 भाई थे। मैं अपने माँ-बाप की पहली औलाद थी। मुझसे छोटी एक बहन थी। सबसे छोटा एक भाई। मेरे भाइयों में सबसे छोटे थे। मेरी सब कज़नों की शादी हो चुकी थी और काफ़ी कज़न्स की तो आपस में ही शादियाँ हुई थी, लेकिन मेरे जोड़े का कोई भी रिश्ता हमारे ख़ानदान में नहीं था, इसलिए मेरा रिश्ता आउट ऑफ फैमिली में तय हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज तक कभी हमारी शादी के लिए हॉल बुक नहीं करवाए थे। दादा के घर का बहुत बड़ा आंगन था, वहाँ पर सबकी शादियाँ अरेंज की जाती थी। अभी भी बस सहन किसी हॉल की तरह बहुत खूबसूरत उसको डेकोरेट किया गया था। जाहिद एक खुशशक्ल नौजवान था जिससे मेरी शादी होने वाली थी। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी और फिर शादी के बाद मुझे बैरून मुल्क जाना था। दुल्हन बनने के लिए भी मुझे एक ब्यूटिशियन घर पर ही आए थे। हमारे बड़े अब्बा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि घर की लड़कियां पार्लर में जाकर तैयार हो, इसीलिए ब्यूटिशियन घर पर ही आकर दुल्हन बनाकर जाती थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। मेरे चेहरे पर बेतहाशा खुशी थी। पिछले 6 महीने से मैं जाहिद के साथ मंसूब थी। फ़ोन पर उससे बातें भी होती थी, इसीलिए दिल में जाहिद की जगह बन बन जाना जाहिर सी बात है। कल ही मुझे फ़ोन पर कहने लगा, नूर तुम्हारा आरोसी लिबास मैंने पसंद किया है, तुम उसमें बेहद हसीन लगोगी। और उसने सच ही कहा था। दुल्हन बनने के बाद जिसने मुझे देखा सबने मेरी बहुत तारीफ़ की। मैं दुल्हन बनी बाहर स्टेज पर बैठ गई। मेरे सब कज़नों ने ये इंतज़ाम किया था कि निकाह से पहले बीच में एक बारीक सा नेट का पर्दा करवाया जाएगा और निकाह के बाद उस पर्दे को हटा दिया जाएगा, इसलिए दोनों तरफ भी स्टेज बने हुए थे। मेरी सारी कज़न सहेलियाँ मुझे जाहिद के नाम पर परेशान कर रही थी। दुल्हन बने हुए मुझे 2 घंटे गुजर चुके थे। अब तो सब लोग ही बारात के लेट से आने पर बातें करने लगे थे, क्योंकि रात के 11 बज गए थे। मेरे पापा ने मेरे ससुर को कई फ़ोन कर डाले, लेकिन वो यही कह रहे थे कि बस अभी निकलने ही वाले हैं। आपको तो पता है ऐसे कामों में देर हो जाती है, लेकिन 11:30 होने के बाद तो मेरे पापा को गुस्सा आने लगा। कहने लगे कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे घरों में वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके बाद जो बात मेरे होने वाले ससुर ने बताई, उसने तो जैसे मुझ पर कयामत ही ढा दी थी। वो कहने लगे कि हम बहुत परेशान हैं, ना जाने जाहिद कहाँ चला गया, हमें कब से उसी का इंतज़ार है। हम तो 10 बजे बारात लेकर निकल जाते, लेकिन जाहिद कुछ देर को कह कर गया था, अभी तक नहीं लौटा, उसका फ़ोन भी बंद है। जैसे ही वो आता है हम बारात लेकर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये देर तो बहुत ज़्यादा होने लगी। रात का 1 बज गया। लोगों में अब बातें होने लगी कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। मेरा यूँ दिल था कि सूखे पत्ते की तरह काँप रहा हो। सब मेरे पापा से कहने लगे कि ये लोग बहाने बना रहे हैं, लड़के की यहाँ शादी की मर्ज़ी नहीं होगी, घर वाले ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते होंगे, तभी तो घर से भाग गया। अब आपकी बेटी पर तो दाग लग गया। जिस लड़की की बारात ही ना आए, उससे भला कौन शादी करता है। अब आपकी बेटी से शादी करने के लिए कोई नहीं आने वाला। ऐसी लड़कियों के घर की दहलीज पर कोई उन्हें ब्याहने नहीं आता। जिनकी बारात वापस लौट जाए या फिर आए ही ना, उन्हें तो हमारे समाज में मनहूस कहा जाता है। मेरे पापा हालांकि अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन इस वक्त उनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई। अपनी उम्र से काफ़ी बड़े लग रहे थे। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। वहाँ मौजूद मेहमान भी अब वापसी के लिए जा रहे थे, जबकि मेरे बड़े अब्बा ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि जिसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। कहने लगे कि ये लड़का हमारी इज्जत के साथ खेल कर गया है। इसने क्या समझा कि ये हमारी बच्ची का तमाशा बनाएगा और हम खामोशी से देखते रहेंगे। नूर की शादी आज ही होगी, आज ही उसका निकाह होगा। ये सुनकर हम सभी हैरान हुए। सबसे ज़्यादा हैरत मुझे हुई, क्योंकि मेरे बड़े अब्बू के तो सारे बच्चे शादीशुदा थे। बड़े अब्बू कहने लगे नूर का निकाह कासिम से किया जाएगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़े थे। जितनी मैं हैरान थी उतना ही कासिम भी था। वो मेरे पापा से बड़े भाई के सबसे छोटे बेटा था। मुझसे 5 साल का छोटा था। मुझे बहन की तरह समझता था। मुझे दीदी दीदी कहता था। अभी महज 16 साल का था। उसने जब ये सुना तो सबके सामने कहने लगा, बड़े अब्बू क्या हो गया है आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? नूरदी मुझसे 5 साल बड़ी है। मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह समझता हूँ। मैं ये निकाह नहीं करूँगा, ना ही मेरे निकाह की कोई उम्र है। उसकी बात 100% ठीक थी, लेकिन जब से दादा का इंतकाल हुआ था हमारे घर में सब फैसले बड़े अब्बू ही करते थे। उन्होंने बुरी तरह से कासिम को डांट दिया। कहने लगे, खबरदार, हमारी इज्जत का मामला है, इसीलिए चुपचाप यहाँ बैठो और निकाह करो। लेकिन कासिम ने साफ इनकार कर दिया।
मैं खुद भी ये नहीं चाहती थी, मेरा उसका कोई जोड़ा ही नहीं था। कासिम का इनकार करना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे बड़े चाचा ने कासिम के मुंह पर मारा, जो कासिम के पिता थे। कहने लगे, तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हारे बड़े अब्बू क्या कह रहे हैं? हमारे घर की इज्जत का मामला है, अगर तुमने मज़ीद कोई बकवास की तो मैं तुम्हारा हसर बिगाड़ के रख दूंगा। तमाम ख़वातीन सहमी खड़ी थी, मर्दों के फैसले के आगे किसी औरत को बोलने का इख्तियार नहीं था। मगर थप्पड़ खाने के बाद भी उसने यही कहा कि मुझे ये ज़ोर ज़बरदस्ती का रिश्ता मंजूर नहीं है। चाहती तो मैं भी यही थी कि ये निकाह ना हो, लेकिन मेरा तो तमाशा बन चुका था। ज़ाहिद ने तो मुझे ज़लीलो ख्वार करके रख दिया था। फ़ोन पर तो मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें करता था। लगता ही नहीं था कि रिश्ता उसकी मर्ज़ी से नहीं हुआ या ज़बरदस्ती उस पर थोपा गया है, जो ऐन टाइम पर वो भाग गया। मेरे चाचा ने कासिम को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसके नाक से, उसके होंठ के करीब से खून बहने लगे। चेहरे पर मुक्के घुस्से के उसके चेहरे पर नीले पड़ चुके थे। मुझे उस पर तरस आने लगा, लेकिन मैं ज़ुबान से इनकार का हक़ नहीं रखती थी कि खुद से इनकार कर सकती। रोते हुए उसने निकाह किया था। मैं बिल्कुल बेजान बुत की तरह थी। वो तो शायद इख्तिलाफ़ का हक़ भी रखता था, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को तो बोलने की इजाज़त तक नहीं थी। इसीलिए मैंने कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं कहा जो कि मेरे और मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त को सबके सामने तमाशा बना देता। मैंने सोचा कि कासिम से बाद में कह दूँगी कि मेरे हिस्से की बदकिस्मती पर उसे रोने की ज़रूरत नहीं है। वो जब चाहे दूसरी शादी कर सकता है, मेरा क्या है? बिना शादी के भी मुझे अपने घर की दहलीज़ पर ही बैठना था। अब कासिम की बीवी बनकर एक नाम नेहाद रिश्ता लेकर उसके घर पर बैठ जाऊँगी। निकाह के वक़्त नहीं रहा, ये ज़बरदस्ती की शादी है। तो मेरे चाचा कहने लगे कि इस वक़्त बेवकूफ़ को क्या पता है कि इसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। वैसे भी ये अभी 18 साल का नहीं हुआ है, इसीलिए इसका वली होने के नाते मैं इसका फ़ैसला करने का हक़ रखता हूँ। मेरा निकाह कासिम से हो चुका था, रोते-धोते मेरी रुखसती भी हुई। बदनामी तो हो चुकी थी, बस एक इज़्ज़त की चादर से ढाँप कर मुझे मेरी माँ ने कासिम के साथ रुखसत किया था। जैसे ही मैं कासिम के कमरे में जाकर बैठी, बड़ी चाची कहने लगी, बड़े भाई साहब भी बड़े ही जज़्बाती हैं। हमें भी तुम्हारी बारात के ना आने का बेहद दुःख है और अफ़सोस है। लेकिन तुम खुद सोचो, मेरे बच्चे का तो इसमें कोई कसूर नहीं था। वो तो अभी 11वीं क्लास में पढ़ रहा है और भाई साहब ने किस तरह से मेरे बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करके निकाह करवाया है। सारा चेहरा मेरे बच्चे का ज़ख्मी करके रख दिया। चाचा चाची के शिकवे जारी थे। मैं क्या कह सकती थी? ये शादी को कौन-सी मेरी पसंद से हुई थी। एक ज़बरदस्ती का बंधन बाँधा था। उसके बाद जो बात चाची ने मुझसे कही, मेरी तो आँखें शर्म से झुक गई। उस बात को सुनकर मेरा जी चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। चुल्ली भर पानी में डूब मरना किसे कहते हैं? शायद उस वक़्त मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। कहने लगी, मेरा बेटा हर बात से अनजान है। मुझे तो लगता है अभी तक ठीक से जवान भी नहीं हुआ है। तुम शायद चंद साल इंतज़ार करना पड़े। ये कहकर वो कमरे से चली गई। मेरी आँखों से आँसू जारी हो गए। बस इंतज़ार करना पड़े, ये कहकर मेरे कमरे से बाहर तो चली गई, लेकिन ये सुनना रह गया था मेरे नसीब में। कुछ ही देर बाद कासिम बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। पूरे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, क्योंकि बड़े चाचा ने उसे बहुत मारा था। बताइए, आपके निकाह पर कौन-सा जोड़ा पहनूँ? उसने मेरी शादी पर ढेर सारे कपड़े सिलवाए थे। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया था। उसकी उम्र 16 साल थी, लेकिन सेहत काबिले रश्क थी। डेल-डौल अच्छा था, कद में इस कदर ऊँचा था। मैंने कहा, कहाँ ले जा रहे हो कासिम? छोड़ो मेरा हाथ, पता है ना मैं हल्दी में बैठी हूँ। अगर अम्मी और चाची को पता चला तो मुझ पर खफ़ा हो जाएँगी। कहते हैं हल्दी वाली लड़की को कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और तुम हो कि? कहने लगा, सब लोग शॉपिंग पर गए हैं और दीदी बताओ मुझे, तुम किस फंक्शन पर क्या क्या पहनूं? कि तुम्हें तो पता है ना, तुम जो बताती हो मैं वही पहनता हूँ। कासिम कि मेरे छोटे भाई रामेश से बहुत दोस्ती थी, दोनों ही हम उम्र थे, इसलिए जब भी मैं रामेश की शॉपिंग के लिए जाती, कासिम भी मेरे साथ ही जाता था। उसे मेरे पसंद किए हुए कपड़े बेहद अच्छे लगते थे। हमेशा कहीं भी जाना होता तो मुझे से पूछता था, और अब भी वो मुझे अपने कमरे में लेकर गया। अपना अलमीरा खोलकर सारे हैंगर किए हुए कपड़े उसने बेड पर फैला दिए। फिर मुझसे पूछने लगा, बताओ ना दी, तुम्हारी बारात पर क्या पहनूं? ऑफ वाइट कलर का 3 पीस सूट अच्छा लगेगा या फिर ये ब्लैक कलर का पहन लूं? मैंने कहा, दुल्हन के भाई होते हुए तुम्हें ऑफ वाइट पहनना चाहिए। फिर रामेश भी यही पहन रहा है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, ठीक है। फिर उस सूट को अपने साथ लगाकर खुद को आईने में देखते हुए कहने लगा, देख लेना, दूल्हा से ज़्यादा स्मार्ट लगूंगा मैं। अपनी फर्जी कॉलर खड़ा करते हुए मुझे तंग करने लगा। मैंने कहा,
अपना मुंह धो लो, दूल्हा से ज़्यादा अच्छा लगूंगा। मैंने मुंह टेढ़ा करते हुए उसकी नकल उतारी और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में ये सब होने वाला है। कासिम कमरे में आते ही मुझसे चिल्लाकर बात करने लगा। कहने लगा, दी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चुपचाप निकाह कर लोगी। इनकार क्यों नहीं किया तुमने? ये बात उसने चिल्लाते हुए कही थी। मैंने कहा, क्या तुम्हारी किसी ने सुनी थी कासिम? हमारे बड़े बुजुर्ग कब हमारी बात को अहमियत देते हैं? तुम्हारे इनकार करने पर क्या मिला तुम्हें? जा शक्ल देखो अपनी आईने में। जो हालत तुम्हारा हुआ है ना, यही मेरा भी होता, और उसके बावजूद फिर भी बड़े पापा हमारा निकाह करवा देते, जैसे अब करवाया है। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अल्लाह करे बड़े पापा मर जाए, ऐसा भी होता है कहीं? बारात तुम्हारी नहीं आई, दूल्हा तुम्हारा नहीं पहुंचा और निकाह मेरा पकड़ के कर दिया। क्या यूं भी ज़बरदस्ती रिश्ते किए जाते हैं? मेरी कोई उम्र है क्या शादी की? मैंने तुम्हें हमेशा बड़ी बहन की तरह समझा है दी। कहता है तुम्हें बड़े अब्बा को शर्म भी नहीं आई कि वह क्या कर रहे हैं? पकड़ के मुझे अपनी बहन का शौहर बना दिया। लानत है हमारे घर के बुजुर्गों पर। बात तो उसकी ठीक थी। मैंने कभी रामेश से और कासिम में फ़र्क नहीं समझा था। वो तो मुझे ट्यूशन पढ़ने आया करता था, कान तक मैं उसकी खींच देती थी जब वो टास्क याद नहीं करता था। और अब बड़े अब्बू के जज्बाती फैसले ने तो हमें एक दूसरे से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ मेरे दिमाग में तो अभी तक ये उलझन नहीं सुलझी थी कि आखिर जाहिद ने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। मैं यही सोच रही थी जब कासिम की आवाज़ पर चौंकी। कासिम ने कहा, ये तकिया पकड़िए और जाकर सोफे पर सो जाइए, क्योंकि मुझे बेड पर सोने की आदत है। मैंने तकिया पकड़ा, सोफे पर जाकर लेट गई। क्या कुछ ख्वाब नहीं सजाए थे मैंने अपनी शादी के? बिना कोई वजह बताए बड़ी कड़ी सज़ा दी थी मुझे जाहिद ने। अगले रोज़ रात को बड़े पापा कासिम को अपने कमरे में बुलाया था। 2 घंटे बाद वो कमरे में वापस आया। बड़े गुस्से में था। मैंने कहा, क्या कहा बड़े पापा ने तुमसे जो इतने गुस्से में हो? कहने लगा, साला बुढ़ा शटिया गया है इस उम्र में, लेकिन मैं वो सब कभी नहीं कर सकता जो बड़े पापा मंजूर अली चाहता है। कासिम इस कदर गुस्से में था कि बड़े पापा के बारे में बात करते हुए सारे लिहाज भूल गया। मैंने कहा, कासिम इधर बैठो। मैंने उसका बाजू पकड़ा, सोफे पर बिठा दिया, पानी का गिलास उसे दिया। पानी पीने के बाद वो कुछ नॉर्मल हुआ। मैंने कहा, अब बताओ क्या है? क्या कहा तुमसे बड़े पापा ने? कहने लगा कि कहते हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारा वलीमा है, इसीलिए अपना वलीमा पक्का करने के बारे में सोचो। उसकी बात सुनकर तो मुझे भी बड़े पापा की सोच पर अफसोस हुआ था। कासिम की हालत ऐसी थी कि अभी रो देगा। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, हम ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं निभाएंगे। वो कहने लगा, मैं निभा भी नहीं सकता। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भाग जाऊँ। दी, प्लीज़ हमको समझाइए, इन सब की बातें मुझे पागल कर देंगी। वो 16 साल का लड़का रिश्ते की नौयत को ही नहीं समझ पाया था, और हमारे घर के बुजुर्ग उससे जो कह रहे थे वो सरासर गलत था। मैंने उससे कहा, तुम बड़े पापा से कुछ मत कहना, सबके सामने यही जाहिर करना कि हम दोनों में सब कुछ ठीक है। बस कमरे में हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे, जैसे पहले रहते थे। वो मेरी बात सुनकर मान गया। लेकिन जब चंद दिन के बाद वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ तो बड़े पापा का एक नया हुक्म सादर हो गया। कहने लगे कि कासिम आज के बाद कॉलेज नहीं जाएगा। सभी नाश्ता कर रहे थे, मैं कासिम के साथ ही बैठी थी। कहने लगा, क्यों बड़े पापा? मेरे पेपर होने में बस कुछ महीने ही रह गए। वो कहने लगे, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे सर पर नूर की जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, इसीलिए आज से तुम हमारे साथ फैक्ट्री जाओगे, तमाम वर्कर से काम करवाओगे, बाकी के मामलात भी तुम्हें फैक्ट्री जाकर बता दिए जाएंगे। पहली बार मैंने बड़े पापा से इख्तलाफ किया था। मैंने कहा, बड़े पापा ये ज़्यादती होगी, आपने जो फैसला हमारे लिए किया वो हम कबूल कर चुके हैं, लेकिन प्लीज़ कासिम को अपनी तालीम मुकम्मल करने दीजिए। मेरी बात सुनकर बड़े अब्बू मुझ पर भड़कने लगे। कहने लगे, हमारे यहाँ लड़कियों को ऐसी इजाज़त नहीं है कि वो बुज़ुर्गों को मशवरा दे। इसे पढ़ना है तो प्राइवेट पढ़ ले, लेकिन आज से ये फैक्ट्री जाएगा। कासिम कॉलेज की बजाय फैक्ट्री जाने लगा। मुझे कासिम के बारे में सोचकर बहुत दुख होता था। उस बेचारे की सारी आज़ादी ख़त्म कर दी गई थी। रामिस भी उसी की उम्र का था, कॉलेज जाता था, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था। लेकिन कासिम की ज़िंदगी अक्सर बदल चुकी थी। फैक्ट्री से वो सब मर्दों के साथ रात को वापस लौटता था। उसे पढ़ने का शौक था, इसलिए खाना खाते ही कमरे में चला जाता, अपनी किताबें खोल कर बैठ जाता। मैं जब घर के कामों से फारिग होकर कमरे में आती तो बेजार से सारे बेड पर किताबें बिखेरे बैठा होता था। मुझे देखकर कोफ्त से कहने लगता, तुम जल्दी कमरे में नहीं आ सकती? अब जल्दी से मुझे ये समझाओ ना। देखिए, सवाल कैसे होगा? मैंने एमए कॉम किया था और कासिम भी वही पढ़ रहा था, इसीलिए रात को मैं उसे पढ़ाने लगती ताकि वो पेपर अच्छे से दे सके। जिन दिनों कासिम के पेपर
पेपर थे। बड़े चाचा के कहने पर कासिम को फैक्ट्री से बस इतनी सी छुट्टी मिलती थी कि वो जाकर पेपर दे सके। उन दिनों कासिम आधी आधी रात तक जागकर पढ़ता रहता था और मुझे भी उसकी तैयारी करवाने के लिए रात रात भर जागना पड़ता था। एक बार वो बेड के क्राउन से टीक लगाए किताब पकड़े याद कर रहा था। मुझे भी शदीद नींद आ रही थी। मुझे था कि आखिरी सवाल भी वो याद करके मुझे सुना दे तो मैं भी जाकर सोफे पर लेट जाऊं, लेकिन शायद कासिम भी नींद की शिद्दत की वजह से सोने लगा था, इसीलिए बेइख्तियार मेरी गोद पर गिर गया और वहीं पर सर रख के सो गया। मैं जो आंखें मूंदे इस इंतज़ार में थी कि उसकी तैयारी मुकम्मल करवा के सो जाऊंगी, कासिम की इस बेइख्तियारी हरकत पर पूरी तरह से चौंकी थी। वो नींद की शिद्दत की वजह से मेरी गोद में सर रख कर सो चुका था। मैंने उसे पुकारा भी, लेकिन वो शायद गहरी नींद में जा चुका था। पहली बार मेरा दिल तेज़ी से धड़का था। मैंने उसे पीछे करना चाहा, लेकिन चूँकि वो डील-डॉल का अच्छा था, इसलिए मेरे हिलाने-डुलाने पर भी ज़रा भी नहीं खिसका। मजबूरन मुझे बैठना पड़ा। मैं बेड के क्राउन से टेक लगाए सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन रात की गहरी नींद में मुझे भी होश नहीं रही। सुबह जब अलार्म पर मेरी आँख खुली तो मैं कासिम के बेहद करीब थी। वो मेरे ही तकिए पर सर रखे बेखबर सो रहा था। उसका बाजू मेरे ऊपर था। उसकी सांसों की आमद और रफ्त भी मैं सुन सकती थी। मैं जल्दी से पीछे हटी, शायद नींद में मेरा जूड़ा खुल गया था, इसीलिए मैंने अपने बाल समेटे और बेड से नीचे उतर गई। मुझे खुद पर भी गुस्सा आने लगा। क्या ज़रूरत थी मुझे उसके बेड पर बैठकर पढ़ाने की? शुक्र है उसकी आंख नहीं खुली, वरना तो शायद हम दोनों ही एक दूसरे से नजरें ना मिला पाते। मैंने कासिम को जगाया, उठकर तैयार होकर कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच दी। ये कहकर उसने मेरे दोनों हाथ थाम कर होठों पर लगाए थे। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने अपने हाथ उसके हाथों से खींच लिए, लेकिन मुझे ये लगने लगा जैसे मेरे अंदर के जज्बात बदलने लगे थे। ना चाहते हुए भी मैं कासिम के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन वो वैसा ही था। उसमें बचपना और लाओबालीपन बहुत था। ज़ाहिर है उसकी उम्र ही ऐसी थी, लेकिन जब वो अच्छे नंबर से पास हुआ तो अपना रिज़ल्ट बताते हुए बेख्तियार मेरे गले लग गया। कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ और पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है दी। वो मेरे गले लगे ये सब कह रहा था। मैं फ़ौरन उससे पीछे हटी थी। आईकॉम के बाद उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। उसका इरादा बीए करने का था, बीबीए करने का था। फैक्ट्री पर भी वो भरपूर तवज्जो दे रहा था, इसीलिए बड़े पापा ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी थी और सारे पैसे वो लाकर मेरे हाथ में रख देता था। कहता था, तुम संभाल लो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो दे देना। बड़े पापा ने उसके रिज़ल्ट को देखकर उसे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी थी। जब भी यूनिवर्सिटी जाने लगता, मुझसे पूछता कि आज क्या पहन कर जाऊँ, जिससे सारी लड़कियाँ मुझे देखती रह जाए। नया नया यूनिवर्सिटी जाने लगा था, इसीलिए उसकी बातें बदलने लगी थी। मैं मुस्कुराकर उसे अच्छी सी शॉर्ट पैंट निकाल कर दे देती थी। कहती थी, ये पहन लो, सब लड़कियां तुम्हें देखती रह जाएंगी। मेरे मजाक पर वो हंसने लगता। पिछले चंद माह से कासिम के चेहरे पर एक अलग सी रौनक नजर आने लगी। बहुत खुश खुश रहने लगा था। एक बार मैंने वजह पूछी, कहने लगा, उसे एक लड़की अच्छी लगने लगी है, उस लड़की से मोहब्बत करने लगा है। ये सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया, लेकिन ये भी सच था कि मैं जानती थी कि वो मेरे लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं रखता जो मेरे और उसके रिश्ते का तकाजा थे। उसने मुझे अपने मोबाइल से उस लड़की की तस्वीर भी दिखाई। मुझसे पूछने लगा, तुम बताओ कैसी है? इस बार मैं मुस्कुरा नहीं सकी। मैंने कहा, बहुत प्यारी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेगी। कहने लगा, दी तुम्हें क्या लगता है बड़े पापा मान जाएंगे? कोई फसाद तो नहीं करेंगे? मैंने कहा, तुम फैक्ट्री से जो कमाते हो उससे इंस्टॉलमेंट पर एक फ़्लैट खरीद लो। जब तक तुम्हारी तालीम का सिलसिला मुकम्मल होगा तब तक ये फ़्लैट तुम्हारी अपनी हो जाएगी। फिर तुम इस लड़की से शादी करके उसे इस फ़्लैट में रख लेना। कासिम को मेरा ये मशवरा अच्छा लगा। उसने ऐसा ही किया। जैसे उसका बीबीए कंप्लीट हुआ तो वो एक फ़्लैट का मालिक बन चुका था। फिर मुझसे कहने लगा कि मैं रुबीना से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा रिश्ता मांगने रुबीना के घर जाओगी? मैंने कहा, किस रिश्ते से और हैसियत से? कासिम मेरी बात सुनकर वो चुप सा होगा। कहने लगा, मैं उससे आपके और अपने रिश्ते के बारे में नहीं बता सकता, फिर वो मुझसे शादी नहीं करेगी। वह कहने लगा, अगर तुम एक बार सच छिपाकर मेरा रिश्ता रुबीना से तय कर दो तो यकीन मानो एक बार रुबीना से शादी होने के बाद मैं अम्मी अबू को मना लूँगा। मैं रुबीना के घर कासिम की कज़न की हैसियत से गई। रिश्ता पक्का करके आई थी। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि कासिम रुबीना को शादी के बाद अलग रखेगा तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। उन्हीं दिनों मेरा बीपी हाई रहने लगा। मेरे सर में दर्द था। औरत के लिए लफ्ज़ सौतन शायद हमेशा ही अज़ियत का बाइस बनता है। मैं भी ऐसा ही किसी कैफ़ियत से गुज़र रही थी। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो कासिम मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे दी। मैं कासिम के साथ हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी थी
कि अचानक से एक व्हीलचेयर मेरे सामने आकर रुकी थी, या शायद मैं उस व्हीलचेयर के सामने अचानक से आ गई थी। वो वार्ड बॉय मुझे सॉरी कहने लगा, जो व्हीलचेयर चला रहा था शायद किसी मरीज़ को लेकर जा रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस मरीज़ पर पड़ी, मेरे होश उड़कर रह गए। व्हीलचेयर पर बैठा कोई और शख्स नहीं था, ज़ाहिद था, जो मुझे हैरत से देख रहा था। मुझे देखते ही व्हीलचेयर से खड़ा हो गया और कहने लगा, नूर तुम? मैंने कहा, मर गई नूर, मार दिया तुमने उसे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था ज़ाहिद, जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी, इतनी ज़िल्लत दी। अगर मुझसे शादी का इरादा नहीं था तो मुझसे मंगनी क्यों की थी? मैं रोने लगी और कहने लगा कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वो पिछले 4 साल से कोमा में था। बस चंद माह पहले ही होश में आया हूँ। जब होश आया तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने कहा, शादी नहीं, बर्बादी। मेरे घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर मेरी शादी मुझसे 5 साल छोटे कज़न से कर दी। मेरे साथ साथ उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कासिम को देखकर वो कहने लगा, नूर मैं आज भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। खुदा के लिए तोड़ दो इस रिश्ते को, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कासिम का हाथ पकड़कर तेज़ी से हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। पूरा रास्ता मैं रोती रही। कासिम यकटक मुझे देखे जा रहा था। कहने लगा, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। रो नहीं तो और क्या करूँ? कहने लगा, शादी नहीं करना चाहती ज़ाहिद से? क्या उससे अभी मोहब्बत करती हो? मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा, उससे ज़्यादा मुझे अपने घर वालों की इज़्ज़त प्यारी है। उन्हें धोखा नहीं दे सकती। जो हो चुका है उसी को निभाऊंगी। कहने लगा, मैंने दिया ही क्या है तुम्हें? मैंने कहा, तुमसे कुछ नहीं चाहिए कासिम, तुम जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी जी लो, बस मुझसे अपना नाम मत छीनना। मैंने रोते हुए कहा। कहने लगा, मैं तुम्हें अपने साथ अपने फ्लैट में ले जाऊंगा, फिर अगर तुम चाहो तो मुझसे आज़ादी हासिल करके जाहिद से शादी कर सकती हो। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मेरे दिल में अब जाहिद कहीं नहीं है। बस मुझसे अपना नाम मत छीनना। मैं जी लूँगी तुम्हारे नाम पर सारी ज़िंदगी। मेरी बात सुनकर कहने लगा, ज़िंदगी बहुत लंबी होती है दी, कैसे जियोगी सिर्फ मेरे नाम पर? मैंने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें शायद औरत की वफा का अंदाज़ा नहीं है कासिम, वो जी लेती है। अब हमारा घर भी आ चुका था। मैं गाड़ी से उतरकर अपने कमरे में चली गई। मैं डिप्रेशन की मरीज़ हो चुकी थी क्योंकि फितरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। कासिम बहुत जल्द रुबीना से शादी कर लेता, फिर तो शायद मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता। रात को जब कासिम कमरे में आया तो मैंने अपना तकिया उठाया ताकि सोफे पर जाकर सो सकूं। कहने लगा, नूर मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ मेरा सर दबा दो। मुझे उसके मुंह से नूर सुनकर हैरत हुई थी। बहरहाल मैं उसका सर दबाने लगी। कहने लगा, मेरी हर बात फ़ौरन से क्यों मान लेती हो? इसीलिए कि मेरी बीवी हो? पहले तो मुझे डांट भी देती थी, कान भी खींच लेती थी, लेकिन अब तो मेरी बात से ज़रा भी इख्तलाफ नहीं करती। क्यों? मैंने कहा, रिश्ते की सूरत जो बदल गई है। निकाह के 2 बोल से मर्द की हैसियत बदल जाती है, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। वो मुझे देखकर कहने लगा, मैंने रुबीना से शादी से इनकार कर दिया है। मेरा हाथ उसके सर पर रुका था। मैंने कहा, क्यों कासिम? कासिम कहने लगा, उससे कोई भी शादी कर लेगा। मैं जानता हूँ वो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती कि मेरे बगैर मर जाए, ना ही शायद मुझे उससे ऐसी मोहब्बत है। मैंने कहा, फिर भी तुम्हें हक है अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने का। कहने लगा, और तुम्हें सिर्फ कुर्बानी के लिए रह गई हो नूर। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए, उठकर बैठ गया। कहने लगा, आज मैं कामयाबी के जिस मुकाम पर हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। बड़े पापा के गलत फ़ैसले पर नुकसान मेरा नहीं तुम्हारा भी हुआ था। फिर मैं क्यों तुम्हारी ज़िंदगी को सज़ा बना के रख दूँ? इतना भी बेहिस नहीं हूँ। ये कहकर उसने मेरे हाथों को अपने होठों से लगाया था। मेरा दिल यकबारगी से धड़का था। कहने लगा, मेरे नाम के साथ तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने की भी हकदार हो। ये कहकर उसने मेरे बालों को क्लचर से आज़ाद किया था। मुझे बड़ी गौर से देख रहा था। कहने लगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे बाल इतने हसीन हैं। तुम बहुत अच्छी हो नूर। जानती हो, मर्द को औरत का हुस्न शायद सिर्फ मुतासिर करता है, लेकिन उसकी वफ़ा उसे ख़रीद लेती है। तुम्हारी वफ़ा ने मुझे ख़रीद लिया। निकाह के रिश्ते की हकीकत का अंदाज़ा कासिम को शायद अब हुआ था। आपका क्या ख़्याल है? क्या वाक़ई वो औरत की वफ़ा मर्द को ख़रीद लेती है? मर्द औरत की वफ़ा से यूँ ही पिघल जाता है जैसे कासिम? उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।